अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने ज़ियाउर रहमान और महकमा शरइया मुरादाबाद के मुताल्लिक़ एक ज़रूरी वज़ाहत करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ये को पूछना चाहते हैं कि ज़ियाउर रहमान सऊदी क्यों चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो चुपके से चला गया, कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ज़ियाउर रहमान के सऊदी जाने से मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं महकमा शरइया मुरादाबाद की कुछ गलतियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, ज़ियाउर रहमान के फ़ैसलानामे के मुताल्लिक़ महकमा शरइया मुरादाबाद ने सबसे पहली गलती ये की कि नाशिज़ा बीवी को नाशिज़ा तस्लीम नहीं किया। उसके बाद लड़की ने जो दरख्वास्त दिया था उसमें किसी भी जुल्म व ज़्यादती का और जुल्म व सितम का कोई ज़िक्र नहीं था। फिर भी इन लोगों ने हुकूक़ ज़ौजियत और नानो नफ़क़ा को मौज़ूए बहस बनाया। और तीसरी गलती ये की कि ज़ियाउर रहमान के मुक़द्दमा के दौरान ज़ियाउर रहमान ने अब हुकूक़ ज़ौजियत और नानो नफ़क़ा अदा करने के लिए जो तहरीर दी, उस तहरीर को इन लोगों ने छुपाया और जानबूझ करके ज़बरदस्ती मुतअन्निद बना करके तलाक़नामा जारी कर दिया। और चौथी गलती इन्होंने ये की कि इस मुक़द्दमा के दौरान एक फ़रीक़ की मुकम्मल बात सुनी गई और दूसरे फ़रीक़ यानी ज़ियाउर रहमान की पूरी बात को उन लोगों ने ना तो सुना और ना ही समझा, बल्कि बग़ैर सोचे समझे इन्होंने फ़ैसला सुना दिया। मेरे दोस्तों, ज़ियाउर रहमान के बारे में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ज़ियाउर रहमान चुपके से सऊदीया भाग गया। जब मामला उलझा हुआ था तो मामले को सुलझा करके सऊदीया जाना चाहिए था, बग़ैर सुलझाए हुए सऊदीया चला गया। मेरे दोस्तों, मैं आप हज़रात को कुछ ज़रूरी वज़ाहत बताना चाहता हूँ। आप हज़रात तहक़ीक़ करना चाहें तो बिला झिझक तहक़ीक़ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप हज़रात को मालूम है कि 2021 की जो बकरीद है, बकरीद के वक्त ही ज़ियाउर रहमान की ज़ौजा को शिकायत होती है ज़ियाउर रहमान से, और ये शिकायत इतनी बढ़ जाती है कि बातचीत बंद हो जाती है। बीवी ने सारा रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया, सारा रिश्ता बीवी तोड़ देती है और बीवी सारा रिश्ता तोड़ने के साथ साथ ज़ियाउर रहमान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है। जैसे लूडो खेलना, पैजामा टखनों से नीचे पहनना, ट्रेन में जाते वक्त कि बगल वाले से बातचीत कर लेना, कहीं पढ़ाते वक्त जाते वहाँ मौलाना लोगों से दोस्ती कर लेना वग़ैरह वग़ैरह। इस तरीक़े से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके तलाक़ का मुतालबा करती है। मौलाना एहसान साहब और मौलाना एहसान साहब के साढ़ू मौलाना सादिक़ साहब, जो लड़की के खालू हैं, ये दोनों लोग बकरीद के बाद हमारे घर पे आते हैं और गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू के दौरान ये बताया जाता है, समझाने की कोशिश किया जाता है, वजह भी पूछी जाती है, लेकिन उन लोगों की ज़बान पर कोई वजह नहीं होती है सिवाय इसी वजह के कि साल भर पहले ये लोग लूडो खेले थे और कोई वजह नहीं थी, बस पैजामा नीचे हो गया था, लूडो खेले थे वग़ैरह वग़ैरह। इसके अलावा बात यहाँ तक पहुँची कि ठीक है, आप लोग समझाने की कोशिश करिए, हो सकता हो लड़की समझ जाए, लड़की मान जाए, ये तलाक़ लेने की इसमें कोई ख़ास वजह नहीं बनती है। मौलाना एहसान साहब वापस मुरादाबाद में जाके पहुंचते हैं और 2 दिन का इन्होंने वादा किया था कि 2 दिन के बाद जैसा भी होगा मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा। 1 हफ़्ता गुजर जाता है, 1 हफ़्ते के बाद मैं फ़ोन करता हूं। मौलाना एहसान साहब कहते हैं कि अभी कुछ बात नहीं हो पाई है, मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा। 1 महीना पूरा होने वाला था, 1 दिन सिर्फ बाकी था। मौलाना एहसान साहब का फ़ोन आता है कि हम लोग बहुत कोशिश किए बेटी को समझाने के लिए, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है, वो खामोश हो जाती है, कुछ बताती ही नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत में भेजूँगा तो कहीं जा कर के कुछ कर ना ले, इसलिए भेजना मुनासिब नहीं है। मेरे दोस्तों, वक्त गुज़रता गया और ज़ियाउर रहमान के सऊदीया जाने से पहले मौलाना एहसान साहब और मौलाना सादिक़ साहब दोबारा हमारे घर पे आए। 9 नवंबर 2021 में सुबह को हमारे घर पे आए
और उस बैठक में महल्ले के हमारे मौलाना अब्दुल हलीम और डॉक्टर नसीम के अलावा 2 पत्रकार भी थे। 2 पत्रकार के अलावा भी 2 लोग थे, यानी मौलाना एहसान साहब और मौलाना सादिक साहब के साथ में ज़ियाउर रहमान के अलावा भी 6 लोग थे जो बाहरी थे। उन 6 लोगों से आप हजरात राब्ता करके तहक़ीक़ कर सकते हैं। इस दरमियान में जब बातें हुई तो ये हुआ कि किसी तरीक़े से सादे कागज़ पर लिख करके दे दीजिए या मोबाइल पे बोल दीजिए, इसकी इजाज़त नहीं मिली। यानी ज़ियाउर रहमान इन दोनों पे तैयार नहीं हुआ, ना तो सादे कागज़ पे लिखने के लिए और ना ही मोबाइल पर बोल कर देने के लिए। बात होती गई, महकमा शरइया नौतनवा की भी बात आई तो मौलाना सादिक साहब जो लड़की के खालू हैं, उन्होंने कहा यहाँ हम नहीं जाएंगे, यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम मुरादाबाद में दरख्वास्त दे दें तो क्या वहाँ आप लोग पहुँच जाओगे? ज़ियाउर रहमान ने कहा अगर मुरादाबाद में भी आप करते हैं तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, गाड़ी भर भर के आएंगे। ये बात मौलाना एहसान साहब भी अपने ज़बान से कहते हैं कि ज़ियाउर रहमान ने कहा कि हम गाड़ी भर भर के आ जाएंगे, बेफिक्र होकर के आएंगे, मुरादाबाद भी पहुँच जाएंगे। लेकिन जब मौलाना सादिक ने मुरादाबाद जाने की बात की, ज़ियाउर रहमान ने वहाँ पहुँचने की भी बात की, अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि मौलाना एहसान साहब ने ये कह दिया और ये कह करके चल दिए कि हम अपनी बेटी को ज़िंदगी भर बैठा करके खिला पिला लेंगे, लेकिन महकमा शरइया या कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। मेरे दोस्तों, ये कह करके मौलाना एहसान साहब खड़े हो जाते हैं और मामला बिना रफ़ा दफ़ा हुए यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि ये कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, ये महकमा शरइया नहीं जाएंगे, बल्कि मामला वहीं पे अटका हुआ है। अगर वो लोग वहाँ पर महकमा शरइया जाने की बात किए होते या कोर्ट कचहरी में जाने की भी बात किए होते तो ज़ियाउर रहमान सऊदीया नहीं जाता, बल्कि मामले को सुलझा करके जाता। लेकिन जब इन्होंने मामले को पेंडिंग रख दिया, मामले को कन्फर्म ही नहीं किया कि महकमा जाना है या नहीं जाना है, कोर्ट जाना है या नहीं जाना है, 4 महीने से ये लोग मामले ज़ियाउर रहमान को और सारे लोगों को इसी तरीके से उलझा करके रखे थे। और 4 महीना जब गुजरा, 9 नवंबर को भी फिर मामले को इसी तरीके से उलझा करके रखे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी बेटी को खिला पिला सकते हैं लेकिन बेइज्जती हो जाएगी। जब आप खुद कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहते थे, महकमा शरइया नहीं जाना चाहते थे, तो इसमें ज़ियाउर रहमान की क्या गलती थी? ज़ियाउर रहमान तो सुलझाने के लिए 4 महीना कोशिश किया, 4 महीना तो हम लोगों ने भी कोशिश किया। 4 महीने से आपके इसी बात की वजह से ज़ियाउर रहमान घर पे मौजूद था। लेकिन जब आप लोगों कुछ कन्फर्म ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग महकमा जाने की बात या कोर्ट कचहरी जाने की बात कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, आप ये कह कर के उठ के चले जाते हैं कि हम अपनी बेटी को खिला पिला लेंगे लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या सोच करके ज़ियाउर रहमान फिर आपका इंतज़ार करे? 4 महीना से तो इंतज़ार कर रहा था। अगर 4 महीने के दौरान आप हजरात चाहे होते, या मौलाना एहसान साहब या उनके घर वाले या मौलाना सादिक साहब अगर चाहे होते तो 4 महीने में मामला को सुलझा सकते थे, कोर्ट कचहरी के ज़रिए से या महकमा शरइया के ज़रिए से। जिस तरीके से भी आप चाहते तो 4 महीने में आप मामले को ख़त्म कर सकते थे, या अगर ज़्यादा भी वक्त लगता तो ज़्यादा वक्त लगने के लिए ज़ियाउर रहमान रुक जाता, ज़ियाउर रहमान आपके सारे मामलों को हल करके तभी जाता। मेरे दोस्तों, आप हजरात खुद अंदाज़ा लगा करके बताइए कि जब आदमी 4 महीने से उलझा करके रखा हो, 4 महीना उलझाने के बाद जब 9 नवंबर को ये लोग पहुँचते हैं, उसमें भी मामले को सुलझाने के बारे में कुछ बात नहीं होती है, बल्कि फिर उलझा करके चल देते हैं कि हम अपनी बेटी को ज़िंदगी भर बैठा करके खिला लेंगे लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। तो अभी आपको सुलझाने के लिए आए थे, आपको सुलझाना चाहिए था, कुछ बात करनी चाहिए थी, बात आगे बढ़ानी चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप मामले को वहीं पर छोड़ करके चल दिए। तो आखिर आपकी वजह से कब तक अगला घर पे बैठा रहेगा? आप 4 महीने से अगले को उलझा करके रखे थे, कब तक वो बंदा आपकी वजह से उलझा हुआ रहेगा? मेरे दोस्तों, जब आपने कुछ कन्फर्म नहीं किया, आप अगर 9 तारीख को ये कन्फर्म कर दिए होते कि ठीक है जैसा भी हुआ हुआ, अब हम कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में हम जा करके अपने मामले को सुलझाएंगे या महकमा में चल करके हम अपने मामले को सुलझाएंगे, तो ज़ियाउर रहमान सऊदी नहीं जाता, बल्कि आपके मुकदमे का इंतज़ार करता, आपके दरख्वास्त का इंतज़ार करता, आपके पूरे मामले को, अपने पूरे मामले को सुलझा करके जाता। लेकिन जब आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो ज़ियाउर रहमान सऊदीया चला गया। 10 तारीख़ को उसका टिकट निकाला गया है और 12 तारीख़ को उसकी फ़्लाइट हुई है। मेरे दोस्तों, अगर आप इस पूरे मामले की तहक़ीक़ करना चाहें तो उस मीटिंग में, उस मशवरे में जो महल्ले के 6 लोग बैठे थे, आप डॉक्टर नसीम और मौलाना अब्दुल हलीम से भी रब्ता कर लीजिए या उनके साथ
में जो पत्रकार या उनके अलावा 2 लोग थे, आप उनसे भी रब्ता करके तहकीक कर सकते हैं। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि 9 तारीख की जो बैठक हुई थी, जो मशवरा हुआ था, उस मशवरे में मौलाना एहसान साहब ने और मौलाना सादिक साहब ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया था, बल्कि मामला जहां पर था वहीं पर उलझा करके चले गए थे और ये कह दिया था कि हम अपनी बेटी को ज़िंदगी भर बैठा करके खिला लेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद भी मामला ऐसे ही रहा। 5-6 महीना गुजरने के बाद मौलाना सादिक साहब का एक लड़का मेरे वालिद साहब को, यानी मेरे अब्बा को फ़ोन पर धमकी दे रहा था कि आप हजरात जल्द से जल्द मामले को ख़त्म करवा दीजिए, तलाक़ दिलवा दीजिए, वरना जब भी तलाक़ होगी, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद, जब भी तलाक़ होगी, हम लोग आपसे 30-30 हज़ार रुपया महीना के हिसाब से जुर्माना वसूल करेंगे। मेरे दोस्तों, 30 हज़ार रुपये की धमकी देने वाला अब्दुल रहीम इब्न मौलाना सादिक, एक सड़वा महाराजगंज। अब्दुल रहीम ने 2 बार इस तरीके से की धमकी दी और 7 मई को तीसरी बार जब मौलाना सादिक और मौलाना एहसान साहब साथ में अब्दुल रहीम और अब्दुल अलीम 4 लोग हमारे घर पे आए 7 मई 2022 को, फिर मैंने इस बात को उनके पास बयान भी किया कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अब्बा दिमागी मरीज़ हो गए हैं, उनकी दवा चल रही है, डॉक्टर ने कह दिया है कि ज़िंदगी भर अब इस दिमाग की दवा चलेगी। मेरे दोस्तों, उस वक्त मौलाना सादिक साहब और एहसान साहब ने कहा, अरे बच्चा है, बच्चे के मुँह से निकल गया होगा, बच्चे के कहने का मकसद ये था, मतलब ये था, ऐसे कहा गया, वैसे कहा गया, वगैरह वगैरह। मेरे दोस्तों, 30 हज़ार रुपये की धमकी भी दी गई कि अगर आप मामले को ख़त्म नहीं कराएंगे, तलाक़ नहीं देंगे, तो 30 हज़ार रुपये जुर्माना लेंगे, हम महीना महीना जोड़ करके लेंगे। ये अब्दुल रहीम की तरफ से ये धमकी भरे अल्फाज फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी हुए। मेरे दोस्तों, आप हजरात ख़ुद बताइए कि ऐसे लोगों पर किस तरीक़े से भरोसा किया जा सकता है कि ये लोग 9 नवंबर को भी आए, फिर भी मामले को वैसे ही छोड़ के चले गए। 5-6 महीना गुजरने के बाद फिर 7 मई को हमारे घर पे आए, फिर भी कोई बात नहीं हुई। फिर जून में जा कर के फिर लड़की दरख्वास्त देती है, यानी ज़ियाउर रहमान के सऊदीया जाने के तकरीबन 7 महीने के बाद लड़की ने दरख्वास्त दिया। उसके बाद जब फिर मामले पे सुनवाई हुई तो उस दौरान में, मुकदमे के दौरान, ज़ियाउर रहमान ने हुकूक़ ज़ौजियत और नान नफ़क़ा अदा करने के लिए अपनी तहरीर भी दिया। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर लड़का मुकदमे के दौरान हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए, नान नफ़क़ा अदा करने के लिए राज़ी हो जाता है, तो कोई भी अदालत, कोई भी महकमा निकाह को ख़त्म नहीं कर सकती, निकाह फ़स्ख़ नहीं कर सकती है, बल्कि निकाह ख़त्म होगा ही नहीं। लेकिन महकमा शरइया ने अपनी हठधर्मी का मुज़ाहरा किया, महकमा शरइया मुरादाबाद ने ज़बरदस्ती का मुज़ाहरा किया। ज़ियाउर रहमान की उस तहरीर को इन लोगों ने पढ़ करके खामोशी छाली इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों ने उसकी तहरीर को पढ़ने के बाद भी ये फ़ैसला सुना दिया कि तलाक़ वाक़ हो जाती है, तलाक़ महकमा शरइया देता है। हालांकि इस्लाम के ख़िलाफ़ ये तलाक़नामा है, ये इस्लाम के मुताबिक ये तलाक़ नहीं हुई है। जो लोग ये समझते हैं कि तलाक़ हो गई है, अगर उनको तसल्ली हो गई है कि हाँ तलाक़ हो गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वरना अगर हकीकत के एतबार से देखा जाए, इस्लामी शरीयत के एतबार से देखा जाए, फतावा की रोशनी में देखा जाए, तो तलाक़ वाक़ नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, हमारी ये आखिरी किस्त है। इस किस्त के बाद हमारी इस मौजू पर कोई भी वीडियो अब नहीं रहेगी। अलबत्ता जब भी कोई बात होगी तो हम आपके सामने पेश करने की, आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारी ज़ियाउर रहमान और महकमा शरइया के मुताल्लिक़ ये आखिरी वीडियो है और ये आखिरी किस्त है। 5 किस्त पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद हमारी आगे की कार्रवाई शुरू होती है। अब हम अपनी कार्रवाई करते हैं और वीडियो वगैरह के चक्कर में अब हम नहीं पड़ेंगे। हमारा वीडियो बनाने का काम ये था कि हम पूरी बात को आप हजरात के सामने पेश कर सकें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महकमा ने ठीक से तहक़ीक़ किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। उनको बता दूं कि महकमा शरइया ने कोई तहक़ीक़ नहीं की। जो कुछ भी हुआ वो अपनी मनमानी से हुआ। उन लोगों ने अपनी मनमानी किया है, इस्लाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। मेरा काम था पूरी हकीकत को, पूरी बात को आपके सामने पेश करना। मैंने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से पूरी बात आपके सामने पेश कर दी। अगर पूरे मामले की सच्चाई भी अगर आपको जानना हो तो आप हजरात दूसरे लोगों से आप सच्चाई जान सकते हैं। पूरे मामले की तहक़ीक़ करने के लिए आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप हजरात उन लोगों से भी रब्ता करके आप बात कर सकते हैं और पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।